हेलो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें। तो सुनते हैं कहानी। और हाँ, स्टोरी को पूरा सुने, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि स्टोरी में क्या बताया गया है क्या नहीं। इस कहानी में मेरा नाम चुलबुल है। मेरा चुलबुल नाम मेरे पापा ने रखा था। मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। मेरे पापा मुझे छोड़कर बचपन में ही चले गए थे। मेरी मम्मी ने ही मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं। मेरी माँ बोल नहीं पाती है, मेरी माँ जन्म से ही गूंगी है। लेकिन मैं अपनी मम्मी की हर एक बात समझ जाती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा रही हूँ। मैं अपनी माँ की हर एक बात समझ जाया करती हूँ, भले कोई समझे या ना समझे, लेकिन मुझे सब समझ में आता है। मेरी माँ ने मेरी खुशी के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं, शायद ही कोई किसी के लिए करे। मैं खुश रह सकूं, इसलिए मेरी माँ ने घर घर जाकर के चूल्हा बर्तन करती थी। मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। मेरी भी यही चाह है कि मैं अपनी मम्मी को हमेशा खुश रख सकूं। मेरी उम्र अब 18 साल हो गई है। मेरी माँ अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। मेरी माँ अब ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। मेरी माँ की उम्र 40 साल हो गई है। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है, और मेरी माँ का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। हम लोग एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होना चाहते, इसलिए मैं अपनी शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं शादी की तो मैं मन से जुदा हो जाऊंगी, ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहती हूँ। लेकिन मेरी माँ मुझसे कहती है कि कब तक तुम्हारी शादी में नहीं करूंगी, एक न एक दिन तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं अपनी माँ से कहती हूँ कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, एक लड़की की शादी होना भी जरूरी है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं शादी कर लूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा रहेगी, मैं जिस भी शादी करूंगी उससे पहले मैं पूछ लूंगी कि मैं अपने साथ अपनी मम्मी को भी ससुराल में रखूंगी। अगर लड़के वाले ने हाँ की तो मैं वही शादी करूंगी। अगर उन लोगों को मंजूर नहीं हुआ तो मैं वहाँ शादी नहीं करूंगी। मैंने अपनी माँ को यह बातें बताएं। मेरी माँ ने कहा, लेकिन ऐसे कोई भी नहीं मानेगा। मैंने अपनी मम्मी से कहा, अगर आप मेरी शादी करना चाहती हो तो मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगी। तो मेरी मम्मी खाने लगती है, ठीक है। फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना चालू कर दिया। मेरे लिए मेरी मम्मी ने 5-6 रिश्ते देख लिए थे, लेकिन इनमें से कोई यह बात मानने के लिए राजी नहीं था कि मैं अपनी माँ को भी ससुराल में रखना चाहती हूँ। सब लोग यही कह रहे थे कि यह मुमकिन नहीं है। ऐसे बहुत सारे रिश्ते मैंने देखे थे, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था ऐसे शादी करने के लिए। लेकिन मेरी भी जिद यही थी कि मैं ऐसे ही शादी करूंगी। फिर एक रिश्ता एक दिन आता है, उनके घर में कोई औरत नहीं थी। उनके सामने जब मैंने अपनी बात रखी तो उन लोगों ने मेरी बात मान ली थी। उन लोगों का कहना था कि हम लोगों के घर कोई भी औरत नहीं है। एक औरत थी जो कि मेरी माँ थी, वो भी हम लोगों को अभी कुछ दिनों पहले ही छोड़कर चली गई है। अगर तुम्हारी मम्मी हमारे घर में रहेगी तो इससे अच्छा ही होगा। जहाँ मेरी शादी पक्की हो रही थी उस घर में 3 लोग ही रहते थे। जिससे मेरी शादी पक्की हुई थी वो ससुर और मेरा देवर, बस इतने ही लोग घर में रहते थे। मेरी सास 1 महीने पहले ही छोड़कर चली गई है, ऐसा लड़के वाले कह रहे थे। लड़के वाले कह रहे थे, अगर तुम्हारी मम्मी हम लोगों के साथ रहेंगे तो मुझे मम्मी की कमी महसूस नहीं होगी। लड़के वाले शादी के लिए मान गए थे, और वह लोग ये भी मान गए थे कि मैं अपनी मम्मी को साथ में ससुराल में रख सकती हूँ। मेरे ससुर बहू की नज़र आ रहे हैं इस शादी को पक्की हो जाने से। सब लोगों के चेहरे पर खुशी थी। लड़के के पिता ने बैग से एक मिठाई का डिब्बा निकालते हैं और सबका मुंह मीठा कराते हैं। कुछ ही दिनों बाद हमारी शादी हो जाती है और मैं विदा होकर के अपने ससुराल जाती हूँ अपनी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी मेरी विदा होने के साथ ही ससुराल मेरे साथ आई थी। मेरी जैसी इच्छा थी बिल्कुल वैसे ही हुआ था। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी जहाँ भी शादी हो वहाँ मेरे साथ मेरी मम्मी भी रहे, और वैसा ही हुआ था। मेरे ससुराल के घर में 4 रूम थे। एक रूम में मैं और मेरा पति, दूसरे रूम में मेरा देवर और तीसरे रूम में मेरे ससुर रहते थे। एक रूम खाली पड़ा हुआ था, उसमें मेरी माँ रहने लगती है। सब लोगों के अपने अपने रूम थे। दिन में मेरे पति और मेरा देवर जॉब पर चले जाते थे और रात होते ही वह घर आ जाते थे। पूरे दिन भर में रहते थे मैं, मेरी माँ और मेरे ससुर। मेरे पति जो कि मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। रात में सब अपने अपने रूम में सोते थे।
और दिन में सब लोग ज़्यादातर बरामदे में बैठे रहते थे। लगभग 1 महीने बचने के बाद मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। मेरे मम्मी को बहुत उल्टियाँ हो रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मेरी माँ को क्या हो गया। मेरी माँ को कभी भी उल्टियाँ नहीं होती थी, लेकिन पता नहीं आज कैसे क्या मेरी माँ को उल्टियाँ हो रही थी। घर पर कोई नहीं था। मेरे पति और मेरा देवर तो ड्यूटी पर गए हुए थे। मेरे ससुर घर में रहते थे, लेकिन आज मेरे ससुर भी कहीं घर से बाहर गए हुए थे। घर में और मेरी माँ ही थी। मेरी माँ को उल्टियाँ हो रही थी। मेरी माँ की तबीयत अचानक ही खराब हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने अपनी को लेकर के डॉक्टर के पास जाती हूँ। कुछ ही दूरी पर अस्पताल था। मैं तुरंत ही अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुँचती हूँ। मेरा फ़ोन की बैटरी भी डिस्चार्ज थी, इसलिए मैं किसी को नहीं बता पाई थी कि मैं अपनी माँ को अस्पताल ले जा रही हूँ। मैं किसी को भी घर पर यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि घर पर कोई था ही नहीं तो मैं किसे बताती। लेकिन जब मैं अस्पताल से घर जाऊंगी तो मैं सबसे पहले सबको बता दूंगी कि मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज की, इसलिए किसी को नहीं बता पाई। और मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब होती जा रही थी, इसलिए मैं खुद अपनी मम्मी को लेकर के अस्पताल पहुंचती हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शायद वह मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन शायद ससुर गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि बहू का अकेले घर से जाना ठीक नहीं होता है। मैं अपने घर से अकेले ही अपनी माँ के साथ आई हुई थी। डॉक्टर ने सबसे पहले माँ का चेकअप किया। डॉक्टर ने रिपोर्ट मेरे हाथों में पकड़ा दी। रिपोर्ट में पता नहीं क्या था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने डॉक्टर से पूछा इस रिपोर्ट में क्या निकला है, तो डॉक्टर कहने लगे तुम पेशेंट की क्या हो। मैं डॉक्टर से बताया मैं पेशेंट की बेटी हूँ। डॉक्टर ने कहा उनके पति कहाँ है। मैं डॉक्टर से कहा मेरे पिता को गुजरे हुए बहुत साल हो गए हैं। डॉक्टर जब मेरी बात सुनता है तो डॉक्टर के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। डॉक्टर मुझसे कहने लगा तो फिर यह मुमकिन कैसे है। मैं डॉक्टर से कहा बात क्या है, पूरी बात बताओ। डॉक्टर ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। मैं डॉक्टर से कहा जांच तुम फिर से देखो, तुमने शायद गलत देखा है। तो डॉक्टर मुझसे कहने लगा मैं जांच को दोबारा देखकर ही बता रहा हूँ। मैं बहुत बार देखा है जांच को, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। आखिरकार मेरी माँ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। मेरे पिता को तो गुजरे हुए पता नहीं कितने साल हो गए हैं, तो मेरी माँ के पेट में किसका बच्चा पल रहा है। आखिरकार कौन इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। मुझे अभी तक कुछ पता नहीं था कि किसने मेरी माँ के साथ ये दुष्कर्म किया है। मेरी माँ का किसी ने फ़ायदा उठाया है। मेरी माँ को भी अभी पता नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है। मैं ये बात किसी को नहीं बताई। मैं तुरंत ही अपनी माँ को अस्पताल से घर लेकर के जल्दी जल्दी आता हूँ। मैं रास्ते में सोच रही थी कि कोई घर पर आना गया हो, जिससे मुझे बताना पड़े कि मैं कहाँ गई थी। मैं किसी को भी कुछ बताने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे जानना था कि ये दुष्कर्म किसने किया है। मैं अभी तक मम्मी को भी नहीं बताया था। मेरी मम्मी मुझसे कहती है क्या हुआ है। मुझे तो मैंने कहा तुम्हें पेट में गैस की दिक्कत है, डॉक्टर ने यही बताया है और कुछ दवाएं दी हैं, उनको खाने से जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने अपनी माँ को तो समझा दिया था, अब बस घर पर कोई ना आया हो। मुझे ससुर का डर था कि ससुर कहीं घर पर आना गए हैं। मेरे पति और देवर तो शाम को ही घर लौटते हैं, लेकिन ससुर मेरे दिन में घर पर ही रहते हैं। लेकिन आज कहीं गए हुए थे, उनसे जल्दी मुझे घर पहुंचना है। अगर वह जल्दी पहुंच गए तो सब दिक्कत हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचती हूँ। घर पर मेरे ससुर नहीं थे, मतलब कि मेरे ससुर अभी घर पर नहीं आए हुए थे। मैंने अपनी माँ को सर दर्द की दवाएं ले ली थी, क्योंकि उसका सर दर्द भी कभी कभार किया करता था। ये दवाएं उन्हें मैं रोज दे दूंगी, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि ये दवाएं पेट में गैस बनने की है। मेरी मम्मी मुझसे कहती है लो मैं दवाई खा लूँ। मैंने अपनी मम्मी को सर दर्द की एक गोली दी। मेरी माँ ने उसे गोली को खाया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये दवा पेट में गैस बनने की है, लेकिन वह दवा सर दर्द की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह काम कौन कर सकता है मेरी माँ के साथ। घर में 3 लोग ही मर्द रहते हैं, इन लोगों पर ही मुझे शक हो रहा था, क्योंकि मेरी माँ कहीं बाहर जाती नहीं है, वह हमेशा घर पर ही रहती हैं। तो इन तीनों में से किसी ने उनके साथ ही दुष्कर्म किया है। लेकिन मैं अपने पति पर कैसे शक कर सकती थी, वह तो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं अपने पति पर शक नहीं कर सकती हूँ। मेरा शक अब 2 लोगों पर था।
एक ससुर और दूसरा मेरा देवर, इन लोगों में से ही किसी ने मेरी माँ के साथ ये दुष्कर्म किया है। मैंने अपनी माँ की रिपोर्ट सारी छुपाकर रख दी थी। मैंने ये रिपोर्ट ऐसी जगह रखी थी जहाँ कोई जल्दी पहुँच ना पाए, क्योंकि अगर किसी ने ये रिपोर्ट देख ली तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं डॉक्टर से सारी बातें सच सच बता दी थी कि मेरे पिता मुझे छोड़कर के बचपन में ही चले जाते हैं। मेरी माँ गूंगी है, उनके साथ किसी ने दुष्कर्म किया है। तो डॉक्टर ने कुछ दवाएं मुझे दी थी और डॉक्टर कह रहे थे कि ये दवाएं हफ्ते में एक बार देना है। इससे तुम्हारी माँ जो प्रेग्नेंट हैं, इससे सब ठीक हो जाएगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अगर कुछ और दिन हो जाते तो फिर तुम्हारी माँ का कुछ नहीं हो सकता था। डॉक्टर मुझे बता दिया था कि यह टैबलेट एक हफ्ते में एक बार मिला देना, इससे जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। अगर मैं कुछ दिन और डॉक्टर के पास न जानी मम्मी को लेकर के तो मम्मी के का पेट भी फूलने लगता, जिससे सबको पता चल जाता है। इससे मेरी मम्मी की कितनी बड़ी बेइज्जती होती, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। भगवान का शुक्र है कि मैं सही टाइम पर अपनी माँ को लेकर के डॉक्टर के पास चली गई, जिससे मुझे सारा सच पता चल गया। मैंने अपनी माँ को पहले दिन ही डॉक्टर की बताई हुई गोली दे देता हूँ। अब दूसरी गोली दूसरे हफ्ते में देनी थी। मेरा साथ सबसे ज़्यादा ससुर पर जा रहा था, क्योंकि वही पूरे दिन और रात हम लोगों के साथ रहते हैं। मेरा देवर तो रात में ही लौटता है, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मेरे ससुर तो सासू माँ के लिए रोज प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो फिर मेरे ससुर कैसे इतना गलत काम कर सकते हैं? मुझे लगता है मेरे ससुर ने भी यह काम नहीं किया। फिर मुझे याद आता है कि मेरे देवर ने शादी के टाइम मुझे एक बात कही थी। मेरा देवर मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी ही जितनी खूबसूरत दिखती हैं। तुम्हारी माँ कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारी माँ है, वह लगती है कि तुम्हारी बड़ी बहन है। देवर ने यह बात मुझसे बोली थी। मुझे अब सारी बातें याद आ रही थी, लेकिन देवर भी मेरी माँ के साथ यह गलत काम क्यों कर सकता था? मेरी माँ तो उसके मन के समान थी। मुझे नहीं लगता कि मेरे देवर ने भी यह काम किया है। लेकिन अगर किसी ने ये काम किया नहीं तो फिर यह कैसे हुआ है? मेरा शक तो इन लोगों पर जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इतना गलत काम ये लोग कर सकते हैं। पता नहीं ये गलत काम किसने मेरी माँ के साथ किया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे एक प्लान बनाना था। मैंने प्लान सेट कर लिया था कि अब मैं ज़्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहूँगी और उनके साथ रात में सोऊंगी। शाम को जब मेरा पति घर वापस लौटता है तो मैं अपने पति से कहा कि मेरी मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ ही सोऊंगी कुछ रातों के लिए। तो मेरा पति मुझसे कह रहा था, क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? तो मैं अपने पति से कहा, इनको सर दर्द होने लगता है और पेट में भी थोड़ी बहुत दर्द है। मेरी माँ को थोड़ी थोड़ी देर में दर्द होने लगता है, इसलिए उनके साथ मेरा रहना ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं आज से अपनी मम्मी के साथ सोऊंगी। तो मेरा पति कहने लगा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैंने अपना बिस्तर अपनी माँ के रूम में लगा लिया था। मैंने रात में अपनी मम्मी से बात की, उनसे पूछना चाहा कि उनके रूम में कोई आता है क्या रात में। तो मेरी माँ इशारे से मुझे समझा रही थी कि कोई मेरे रूम में आता है और मुझे नशे की दवाई खिला देता है, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। उसके बाद वह मेरे साथ क्या करता है क्या नहीं, इसके आगे का मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी माँ मुझे इशारों में ये सब बातें बता रही थी। मैंने अपनी माँ से पूछा, वह कौन है? उसका चेहरा तुमने देखा है? तो मेरी माँ इशारों में बता रही थी, वह रात के टाइम आता है और मुझे रुमाल सुना देता है। उसके बाद में बेहोश आ जाए हो जाती हूँ। बस इतना ही मुझे पता है। मेरी माँ भी नहीं जानती थी कि उनके साथ यह गंदा गेम कौन खेल रहा है। मेरी माँ ने उसे शख्स का चेहरा अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि वह रात के टाइम आता था। आज मैं अपनी माँ के साथ सोऊंगी तो शायद मुझे पता चल सके कि कौन रात में मेरी माँ के साथ ये दुष्कर्म करता है। मेरी माँ गूंगी है और गूंगी होने का फ़ायदा कोई उठा रहा था। अभी तक उसके बारे में किसी को कुछ भी सनक नहीं थी, लेकिन मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया था। कोई तो था जो मेरी माँ के साथ गलत गेम खेल रहा था, लेकिन कौन था यह नहीं पता था। मेरी माँ मुझसे कह रही थी, पता नहीं क्यों मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। मैंने अपनी माँ को इमली दी। मेरी माँ पहले इमली को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मेरी माँ इमली बहुत अच्छे तरीके से सिखा रही है। मेरी माँ इमली का लेने के बाद मुझे कहते हैं, पता नहीं मेरे पेट में कुछ दर्द ऐसा हो रहा है और उल्टियाँ करने का मन कर रहा है। तो मैं अपनी माँ को बाथरूम में ले जाती हूँ उल्टियाँ करने के लिए। माँ उल्टियाँ कर रही थी
ये सब प्रेगनेंसी के इशारे थे, मुझे साफ पता चल रहा था। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, मैंने अपनी माँ के लिए बिस्तर लगा दिया था। मेरी माँ थोड़ी ही देर में सोने लगती है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इधर उधर टहल रही थी। मैं उसी शख्स का इंतजार कर रही थी जिसने मेरी माँ के साथ यह गेम खेला है। मैं पूरी रात इधर उधर टहलती रहती हूँ, लेकिन मेरी माँ के रूम में कोई नहीं आया था। जब सुबह हो जाती है तो मैं किचन में काम करने के लिए चली जाती हूँ। मैं पूरी रात नहीं जगी थी, लेकिन मेरी माँ के रूम में कोई नहीं आया था। मुझे अपनी माँ की बहुत टेंशन हो रही थी। मैं अपनी माँ के बारे में ही ज़्यादातर सोचती थी। मुझसे अब बहुत गलतियाँ भी होने लगी थी। मैं किचन में खाना बना रही थी, खाने में मैं नमक डालना भूल जाती हूँ। जब वह खाना मेरे पति कहते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और मेरे पति मुझसे कहने लगते हैं, ये तुमने खाना बनाया है। तब मुझे याद आता है कि मैं तो खाने में नमक डालना ही भूल ही गई थी। मैंने अपने पति से कहा, मुझे अपनी माँ की बहुत टेंशन होती है, और उसी टेंशन की वजह से मैं खाने में नमक डालना भूल गई। तो मेरे पति मुझसे कहने लगते हैं, तुम बस अपने मन की सेवा कर लो बस, और तो तुम्हारे पास कुछ काम है नहीं। मैं सुबह ड्यूटी पर चला जाता हूँ और शाम को घर वापस लौटता हूँ। तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम मेरे पास बैठकर थोड़ी देर बातें कर लो। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें ये तो सोचना चाहिए अभी शादी के कितने दिन गुजरे हुए हैं। तुम मेरे साथ ऐसा करने लगी हो, मुझे तुम इतनी दूर रहने लगी हो, अभी तो कुछ ही दिन गुजरे हैं शादी के, और कुछ दिन गुजरेंगे तो तुम शायद मुझसे बात करना भी छोड़ दोगी। मुझे रात का ही टाइम मिलता है, वह भी तुम मुझे नहीं देती हो। पूरा दिन मैं ड्यूटी पर रहता हूँ। तुम्हें पता भी है मैं ड्यूटी पर कितना थक जाता हूँ। रात को जब मैं ड्यूटी पर से घर आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से सर दबाऊंगा जा कर के, लेकिन यहाँ तो तुम सिर्फ अपनी माँ की सेवा करने में लगी हो। मेरी शादी के पहले मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपनी पत्नी के बारे में, लेकिन मेरे सपने चूर चूर हो रहे हैं। मेरे पति यह सब बातें बहुत गुस्से में कह रहे थे। मैं अपने पति के पास आई और उनसे कहने लगी, ठीक है, मैं दूसरा खाना बना देती हूँ। तो मेरे पति मुझसे कहने लगे, तुम कोई खाना वगैरह ना बनाओ, मैं होटल पर से खाना खा लूँगा जाकर के। मेरे पति गुस्से से घर से बाहर निकल जाते हैं ड्यूटी पर। मेरे देवर जी भी काफ़ी गुस्से में घर से वह भी निकल जाते हैं। मैं अपने रूम में जाती हूँ और घुट घुट कर रोने लगती हूँ। मैं अपने पति की सेवा भी नहीं कर पा रही थी, और ना ही मैं उनके आदर्श पत्नी बन पा रही थी। ये सब उसे शख्स की वजह से हो रहा था जिसने मेरी माँ के साथ दुष्कर्म किया है। मैं रात में अपने माँ के साथ सोई थी, इसलिए मेरे पति और भी ज़्यादा गुस्से में थे। शाम होती है तो मैं आज अपनी माँ के साथ नहीं सोती हूँ, मैं अपने पति के साथ सोई थी। और जब सुबह हुआ तो मेरी माँ मेरे पास आए और मेरे गले लगा के रोने लगी और कहने लगी, तुम आज मेरे रूम में क्यों नहीं सोई, वह आज रात में आया था। और अचानक उसने मुझे रुमाल सुनाया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उसने मेरे साथ पता नहीं क्या किया क्या नहीं। मैं जब कल माँ के रूम में सोई थी तो कोई नहीं आया था, और जब आज मैं माँ के साथ नहीं सोई तो मेरी माँ के साथ फिर से वही दुष्कर्म हुआ है। लेकिन ये दुष्कर्म मेरी माँ के साथ कर कौन रहा था? मेरी माँ मेरे गले लगा के रो रही थी, मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं क्या करूं क्या नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मेरे ससुर बाहर से घर आते हैं। मेरे ससुर मार्केट गए हुए थे। मेरे ससुर मार्केट से कुछ साग सब्जी लाते हैं और कुछ फल फ्रूट लाते हैं। मेरे ससुर 1 किलो फल फ्रूट अलग से लाए हुए थे, जो उन्होंने मुझे पकड़ा दिए और मुझसे कहने लगे, तुम्हारी माँ की तबीयत इस टाइम ठीक नहीं है, तो उन्हें ये फल फ्रूट खिलाओ और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मेरे ससुर मेरी माँ के लिए फल फ्रूट लाए थे मार्केट से। मेरे ससुर के प्रति शक और भी बढ़ गया था, क्योंकि मेरे ससुर पहले कभी भी फल फ्रूट नहीं लाते थे। तो फिर आज मेरे ससुर मेरी माँ के लिए फल फ्रूट क्यों ले आए? रात होती है, मैंने अपनी माँ को प्लान समझा दिया था कैसे क्या करना है। आज मैं अपनी माँ के साथ नहीं सोई थी, माँ उससे रूम में अकेले ही सोई थी। मैं जिस तरफ सर रखकर सोई थी उसके ऑपोजिट आज माँ को मैंने सुलाया था। मैं जिस तरफ सर रखकर रोज सोती थी आज उसे तरफ उनके पर थे, क्योंकि जो माँ के साथ दुष्कर्म कर रहा था वह माँ केसर से रजाई हटता था और तुरंत ही मन को रुमाल सुना देता था। उसके बाद मेरी माँ बेहोश हो जाती थी। उसके बाद वह मेरी माँ के साथ गलत काम करता था। मैंने माँ को समझा दिया था कि कोई तुम्हारे पर को दबे तो तुम तुरंत ही चिल्लाने लगा, उसके बाद मैं संभाल लूंगी। मैं अपने पति के साथ पति के रूम में सो रही थी। मैं इंतजार कर रही थी कब मेरी माँ चिल्लाए।
और हम लोग भागते हुए माँ के रूम में जाएं। वही करीबन 12 बजता है। मेरी माँ बहुत तेज से चिल्लाती है। मेरे पति मुझसे कहते हैं, तुम्हारी माँ को क्या हुआ, अभी चिल्ला क्यों नहीं है? हम लोगों को चलाकर देखना चाहिए, जरूरी मेरी माँ किसी समस्या में है। और मेरा पति तुरंत ही दौड़ते हुए मेरी माँ के रूम में जाते हैं। वहां जाकर के देखा तो मेरी होश खराब हो जाते हैं। वहां जो इंसान खड़ा हुआ था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन जाती है। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। लेकिन मेरे पापा तो हम लोगों को बचपन में ही छोड़कर के चले गए थे। तो मेरे पापा यहाँ पर कैसे थे? मेरी माँ भी उन्हें देखकर रोने लगती है। मैंने अपने पापा से कहा, ये सब कैसे हुआ है? आप तो हम लोगों को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तो पापा, पूरी कहानी सुनने वालों की मुझे पता नहीं था जब हमारी शादी हुई थी कि तुम्हारी माँ गूंगी है। ये बात जब मुझे पता चली तब मैंने पत्नी को छोड़ने का निर्णय ले लिया था। मैंने प्लान बनाया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं दुनिया से छोड़कर चला गया हूँ। लेकिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तुम्हारी माँ को यही लगता था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं इस दुनिया में नहीं रहा। हमको एक्सीडेंट किसी और का हुआ था से मैंने अपना नाम दे दिया। उसका फेस पता नहीं चल रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह डैमेज था। उसके बाद मैं दूसरी शादी कर ली, लेकिन दे देती है क्योंकि वह दूसरे से प्यार करती थी। उसने मुझे रूपों के लिए खातिर इस्तेमाल किया था। मुझे जब उसकी असलियत पता चली तो मैंने उसे तलाक दे दिया और उसे भगा दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम लोगों के साथ गलत किया है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मैं इतने दिनों से रो रो करके जी रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि तुम लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम लोगों के आगे आने से डरता था। मुझे तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आती थी, इसलिए मैं रात में तुम्हारी मम्मी को बेहोश कर दिया करता था और शारदा को अच्छी तरीके से देख लिया करता था। जब मैं शारदा के पास होता था तो मुझे प्यार करने का मन करता था, तो मैं रात में शारदा के साथ प्यार भी करता था। प्यार के साथ गलती से शारदा प्रेग्नेंट हो जाती है। शायद तुम्हें पता भी होगा कि शारदा प्रेग्नेंट है। मैंने अपने पापा से कहा, हाँ मैं प्रेग्नेंट है। वहाँ उपस्थित सभी लोग मुझसे पूछने लगे, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा पति का भी यही सवाल था कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं अपने पति से कहा, मेरी माँ की बेइज्जती होती और मेरी भी बेइज्जती होगी। मुझे पहले तुम्हारे पापा और भाई कर सकता। अगर मैं ये सब बता देती तुम्हें तो तुम मुझे तलाक दे देते। इसलिए मैंने यह बात तुम लोगों से छुपाई। अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो। तो मेरा पति मुझसे कहने लगा, तुमने अपनी जगह बिल्कुल ही ठीक किया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे पापा की आंखों में आंसू थे। मैंने पापा से कहा, अब हम लोगों ने तुम्हें भी माफ़ कर दिया है। तुमसे जो गलती हुई है उसे तुमने स्वीकार कर दिया, इतना ही बहुत। मेरे फिर से पापा मुझे मिल गए, इतना मेरे लिए काफ़ी है। मेरी माँ पापा के गले लग जाते हैं और आपस में दोनों लोग रोने लगते हैं। मेरे पापा और माँ ने मुझे भी गले लगा लिया था। मेरे लिए आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ और पापा वापस घर चले जाते हैं। अब मेरी माँ का साथ देने वाले मेरे पापा मेरी माँ के साथ में थे। मेरी माँ और मेरे पापा अपने घर चले जाते हैं और मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, अपने पति, ससुर और देवर जी के साथ। मैं ससुर और अपने देवर पर शक करती थी, लेकिन मेरा शक गलत था। मेरी माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा ही भाई या बहन है। मैं जो हफ्ते में एक टैबलेट माँ को खिला रही थी वह खिलाना बंद कर देता हूँ, क्योंकि वह नाजायज़ औलाद नहीं थी किसी की जो उसे मैं ऐसे गवा देती। वह मेरे मम्मी पापा का खून था। मेरी मम्मी पापा अपने घर में खुश है, मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।